तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ मस्त हो, जबरदस्त हो होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हमारा है चैप्टर 6 मतलब ट्रायंगल्स का लास्ट लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 5। हमने पिछले 4 लेक्चर्स में बीपीटी के क्वेश्चन, सिमिलरिटी के क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं और लास्टली ये ऑप्शनल लेक्चर है यार। आप नहीं भी देखोगे मुझे लगता है आप एग्जाम में ट्रायंगल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये लेक्चर है बस हम सीबीक्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत आराम से हो जाता है। सीबीक्यू इस चैप्टर से बहुत आता है, लेकिन बहुत आसान आता है, जिसको आप मतलब बिना अगर पढ़ के भी जाओगे ना, ऐसा होता है बिना पढ़ के जाके भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले, तो सीबीक्यू में वो कर सकते हो आप इस चैप्टर से। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा और 2-3 छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि आज इतना भारी लेक्चर नहीं होने वाला है। आज काफी हल्का लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा चिल होके बैठना। अगर देख रहे हो ऑप्शनल है, अगर ज्यादा टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है या फिर एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, आपको बहुत सारा कवर करना है, तो ये लेक्चर आप स्किप कर सकते हो। बस ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वाला ना, लास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लो। ये इतना केस बेस्ड स्टडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आसान रहता है। केस बेस्ड स्टडी आता है लेकिन आसान रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना पहला केस बेस्ड स्टडी से या फिर पहला क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद आप जो लेक्चर बोलोगे, जो चैप्टर बोलोगे, उसका फिर जो चैप्टर डिमांड करोगे उसी का लेक्चर ले आएंगे भाई साहब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं नोट आउट कर देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो भाई साहब क्वेश्चन मैंने राउट डाउन कर दिया है, थोड़ा सा लंबा था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, वैसे तो आपका मैं स्पीड कर दिया हूँ, आपको इतना पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से पढ़ो, वैसे इजी क्वेश्चन है। आप एक बार पहले ट्राई करो, मेरा कराने से पहले खुद पहले ट्राई करो, फिर पहले समझने की कोशिश करो क्या केस दिया है, क्या सिचुएशन दिया है, सिचुएशन को समझो, डायग्राम गो थ्रू करो, फिर क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ट्राई करने के लिए ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ताकि इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देख तो सको आपसे खुद बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इजी रहता है, बन जाएगा आपसे। तो आप एक बार ट्राई तो करके देखो, आपको एक बार चैलेंज तो करके देखो, खुद को एक बार चैलेंज तो करो कि मेरे से हो कि नहीं रहा, कि मैं देखूं तो सही। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द बैकयार्ड ऑफ ए हाउस, कोई एक हाउस है, कोई एक घर है, उसका बैकयार्ड में, ठीक है, हाउस का बैकवर्ड में, शिक्षा जो भी है भाई साहब, शिखा हैज सम एम्प्टी स्पेस इन द शेप ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। शिखा या शिखा एस है या एच है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। शिखा है जो भी है, शिखा है, ठीक है। शिखा एक लड़की है जिसका घर के बैकयार्ड में कोई मतलब सम एम्प्टी स्पेस है पीक्यूआर शेप के अकॉर्डिंग, मतलब पीक्यूआर ट्रायंगल शेप में एक तो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, सी डेडिकेटेड टू मेक इट ए गार्डन, वो एक गार्डन बनाना चाहती है उधर। सी डिवाइडेड द होल शेप इनटू 3 पार्ट्स, वो क्या करती है, जो होल शेप रहता है, मतलब ये कुछ आपको डायग्राम दिया, जैसे ये पीक्यूआर उसके पास खाली स्पेस था, वो जो होल स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, पीएबी पीसीडी, हाँ मतलब ओके, पीएबी और इधर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और इधर क्वाड्रिलेटरल सीडीक्यूआर। ठीक है, ये तीनों पार्ट में इसी ट्रायंगल वाला एम्प्टी स्पेस को डिवाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, बाय मेकिंग बाउंड्रीज ए बी, ये जो ए बी है ये बाउंड्री है, सी डी यूजिंग ब्रिक्स, ये भी सी डी एक बाउंड्री है यूजिंग ब्रिक्स, तो वो ईटों का यूज करके इनको डिवाइड कर दी। टू ग्रो द फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स वेयर, जैसे कि इधर आप देख सकते हो व्हाइट रोजेस लिखा है, वेजिटेबल लिखा है, करी लीव्स लिखा है, तो वेजिटेबल और रोजेस वगैरह, फ्लावर वगैरह वो ग्रो करने के लिए ऐसा कुछ कर दिया, वैसे हमारा इतना कुछ काम का नहीं है ये सब। ठीक है, और मेन चीज जो दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू क्यू आर, ये मेन चीज दिया है एज शोन इन द फिगर। फिगर आपको समझ में आया, फिगर क्या दिया है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, जो कि पी क्यू और पी आर को टच कर रहा है। कैसे कैसे टच कर रहा है, ए पे, सी पे, बी पे, डी पे, आपको दिख रहा है। ठीक है, हमको पी ए का वैल्यू 6 मीटर दिया है, ए सी का वैल्यू 8 मीटर दिया है, सी क्यू का वैल्यू 10 मीटर दिया है, क्यू आर का वैल्यू 12 मीटर दिया है, और हमको टोटल जो इसका हाइट है, जो ट्रायंगल का हाइट है, हमको 15 मीटर दिया है। इतना डिटेल्स दिया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एपी, लेंजर बोल रहा हूं सॉरी, द लेंथ ऑफ ए बी इज, ए बी मतलब ये वाला का लेंथ कितना होगा, इस ए बी का लेंथ कितना होगा भाई साहब, ये हमको पूछा है। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, हमको देखो दो क्राइटेरिया, मतलब दो चीजें हमको पता है, दो कॉन्सेप्ट हमको पता है, एक है बीपीटी, एक है सिमिलरिटी। क्या इन दोनों के अलावा आपको कुछ पता है? नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, क्या बीपीटी से हम सॉल्व कर सकते हैं? यार वैल्यू निकालना है, जब वैल्यू निकालना होता है, मुझे तो नहीं लगता कि बीपीटी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखो इधर अगर ये दो पैरेलल है, ये अपॉन ये करूं,
फिर इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, मतलब ए पी अपॉन ए सी करूंगा इक्वल टू पी बी अपॉन बी डी। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू, मतलब इन दोनों का वैल्यू भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं होगा, और उधर ए बी भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालो वही इंक्लूडेड नहीं है, तो पीपीटी तो कोई काम का मुझे लग नहीं रहा। सिमिलरिटी लगाया इसका मतलब। अब सिमिलरिटी कैसे और कहाँ लगेगा, किस किस ट्रायंगल में लगेगा, देखो सिमिलरिटी लगाएंगे कैसे हम। सबसे पहले मैं बोलूंगा तो पी ए बी ट्रायंगल ले और पी क्यू आर ट्रायंगल ले और इन दोनों को सिमिलर कर। क्या बोला मैंने, पी ए बी ट्रायंगल मतलब पी ए बी, छोड़ो बनाने का मेरे को नहीं लगता जरूरत है, इधर से ही समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। पी ए बी ट्रायंगल ले, या फिर मैं बना लेता हूं, ये देख पी ए बी ट्रायंगल ले, पी ए बी ट्रायंगल ले और पी क्यू आर ट्रायंगल ले, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल पी ए बी ये दिया है 6 मीटर, ये हमको निकालना है भाई साहब, और ये हमको दिया ही नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर में पी क्यू कितना है भाई साहब, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 18, 18 4 ये हो जाएगा 24, ठीक 24, ये है 24 मीटर, क्यू आर दिया है 12 मीटर, और ये हमको दिया ही नहीं। अब तुम ये मुझे पूछेगा कि यार दोस्त तूने पी ए बी और पी क्यू आर ही क्यों लिया, ये आंसर मैं तुझे सॉल्यूशन करने के बाद बताऊंगा, सब्र कर। सबसे पहले आंसर की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, कैसे करेंगे इसको। जैसे मैं भाई सिमिलर तो तुम कर ही सकता है ये दोनों ट्रायंगल को, ये तो तुझे पता है, यही सब पता है, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या करेंगे, पी ए बी दो ट्रायंगल क्या है एंड पी क्यू आर, ठीक है। देख भाई साहब सिमिलर कैसे करेंगे, तुमको पता है पी कॉमन एंगल है, पी दोनों में कॉमन एंगल है, लिख दे एंगल P बराबर एंगल P। पिछला लेक्चर जो नहीं देखा है प्रॉब्लम फेस करेगा, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछला लेक्चर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के कर चुका हूं। तो ये अगर आपको सीखना है गो टू लास्ट लेक्चर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, ये आपका कॉमन है, बहुत बढ़िया भाई साहब। उसके बाद और क्या, और अगर आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का भी कॉन्सेप्ट में पिछला लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, इस पे भी ऐसा क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्डिंग जिसमें होगा, ठीक है। पी ए बी एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू पी क्यू आर, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पी ए बी और पी क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हर वक्त इक्वल होते हैं। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि भाई साहब ये ए बी सी डी क्यू आर हमको पैरेलल लाइंस दिया ना, तो पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल, ठीक है, ठीक है। ये आपका 7th 8th का कॉन्सेप्ट है, 6th में भी हाँ लाइंस एंड एंगल्स होता है, या फिर 9th में, ठीक है, 9th का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो एंगल ए बराबर हम एंगल क्यू लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इधर आप लिख देना, कॉरेस्पॉन्डिंग ये लिखना जरूरी है भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू का, फिर भी बिना सॉल्व किए कैसे के निकाल दोगे आप, ठीक है, सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप छाप के निकाल रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। दोस्त बोल दिया अरे ये 1 का सपोज ये सीबीक्यू 14 नंबर है, 14 का 1 क्या होगा, तो बोल दिया भैया ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, वो तुझे बोल दिया और तुम लिख दिया, उसमें तुझे सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये अलग बात है, उसका बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुझे जेन्युइनली खुद से आंसर निकालना पड़ेगा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, बल्कि वो क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो या हाफ मार्क का हो, मार्क का हो भी नहीं, अगर तुझे आंसर निकालना है तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ए बी, ऑर्डर चेक कर ले भाई साहब, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी के पास पी ही रहेगा, ए के पास पी क्यू रहेगा, पी क्यू आर बाय ए ए। इस पे मैं इतना जोर देख के इतना अच्छे से एफर्ट ला के नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं समझा चुका हूं भाई साहब पिछले लेक्चर में बहुत 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 ज्यादा एफर्ट देके, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी रात के भाई साहब 1:30 बज रहे हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल अपलोड करना था और बच्चे डिमांड कर रहे थे, और कल मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं शूट करूँ अपलोड करूँ, फिर इसलिए मैं आज ही रात में ही निपटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वैसे तुम्हारा कुछ काम का नहीं है, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई साहब, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी बी अपॉन पी आर। यह हम बोल सकते हैं, यह हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल देगा आप, ये बाय सीपीएसटी तुम बोल देना, बाय सीपीएसटी बोल देना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा जी, पीए क्या दिया हमको ए बी निकालना है, ए बी तो है इधर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तुझे रीजन बताऊंगा क्यों मैं अलग ट्रायंगल नहीं लिया, रुक जा सबर कर। पीए क्या है 6 मीटर, पी क्यू क्या है, पी क्यू है 24, और ए बी तो हमको निकालना है भाई साहब। क्यू आर क्या है, क्यू आर है 12,
ठीक है, क्यू आर है 12, तो इधर तुम अगर करोगे 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो ए बी इक्वल टू 3 मीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, हमको पूछा था द लेंथ ऑफ ए बी आ गया 3 मीटर। अब तेरे, ये तो सिंपल था, ये तो मैं तुझे इधर तक बता दिया कि इन दोनों को सिमिलर कर, ये तो तुम कर सकता था, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब तेरे मन में ये सवाल जरूर कूद रहा होगा कि आप अगर पी ए बी लिए, पी ए बी की ट्रायंगल क्यों लिए, मुझे पता है क्योंकि ए बी इंक्लूड करा था, तो पी ए बी ट्रायंगल लिया। तो पी ए बी ट्रायंगल के साथ पी क्यू आर ट्रायंगल ही क्यों लिया? आपके पास तो इधर पी सी डी बी ट्रायंगल था, आप पी सी डी ट्रायंगल क्यों नहीं लिए? मैं पी ए बी और पी सी डी को भी तो सिमिलर कर सकता था, क्योंकि भाई साहब पी तो इसमें भी कॉमन है और ए इक्वल टू सी। ओहो ओहो, ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, भाई ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, ये भी तो सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों भी तो ट्रायंगल सिमिलर है, इसको मैं क्यों नहीं लिया? मैं पी क्यू आर क्यों लिया? मेरी जान, अगर मैं पी सी डी लेता, अगर मैं इसके जगह सपोज में मान ले पी क्यू आर की जगह पी सी डी लेता, ये तो पी क्यू का वैल्यू तो मेरे पास आ जाता, सॉरी पी क्यू का पीसी ले आऊं तो पीसी का वैल्यू तो मेरे पास आ जाता 6 प्लस 8, 14 तो मेरे पास आ जाता। लेकिन क्या सीडी का वैल्यू मेरे पास था? नहीं, मुझे सीडी का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो सीडी का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो अगर ये जब क्यूआर की जगह में सीडी लिखता हो सीडी, तो ए बी अपॉन सीडी, हमारे पास दो ही वेरिएबल का वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर कोई इक्वेशन का सपोज एक्स एंड वाई है, दो वेरिएबल एक्स है, सपोज मुझे एक्स निकालना है, जब तक वाई का वैल्यू नहीं होगा तब तक मैं एक्स कैसे निकालूंगा भाई साहब? एक इक्वेशन में तो इधर अगर दोनों ही मतलब वेरिएबल हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे? एक ही वेरिएबल होना चाहिए तभी ना वैल्यू निकलेगा, तभी ना न्यूमेरिकल में वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए मैंने पी ए बी और पी क्यू आर लिया। पी क्यू आर इसीलिए लिया क्योंकि क्यू आर का वैल्यू दिया था, बस एक रीजन। पी क्यू आर इसीलिए लिया क्योंकि क्यू आर का वैल्यू दिया था, इधर क्यू आर का वैल्यू दिया था। अगर मुझे सीडी का वैल्यू देता इधर तो मैं सीडी भी ले सकता था, पी सी डी भी ले सकता था। और पी ए बी क्यों लिया? क्योंकि मुझे ए बी फाइंड करना था। अगर मैं पी सी डी लेता उसमें ए बी इन्वॉल्व नहीं, अगर पीपीटी लगाता ए बी इन्वॉल्व नहीं, अगर और कुछ भी लेता ए बी इन्वॉल्व नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन का बढ़ते हैं भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन का बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका बोलता है द लेंथ ऑफ सीडी इच। आपको सीडी का इस बार लेंथ पूछ दिया, लेंथ ऑफ सीडी इच। पहला ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन। आपको ऑप्शन का जरूरत नहीं, छोड़ो ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन का क्या करोगे? ऑप्शन मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन मुझे नहीं लगता जरूरत है। बस हाँ, ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 3 मीटर। बहुत बढ़िया, सब कुछ मीटर में जाए तो सब कुछ मीटर में रहेगा, 3 मीटर। अब हमको सीडी का वैल्यू निकालना है। सेम चीज, जैसे ए बी का वैल्यू निकाले वैसे सी डी का वैल्यू निकालेंगे। हम इधर पी ए बी और पी क्यू आर लिए थे, इधर तुम पी ए बी ले लो और पी सी डी ले लो साथ में। अगर पी ए बी वैसे ही सिमिलर कर दो, इन ट्रायंगल, ये तुमको पता ही है, इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, बस उधर ए बी निकालना था, इधर सी डी निकालना है, और क्या, एंड ट्रायंगल पी सी डी। अब तुमको ये तो पता ही है कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर लेना है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बस समझना, ये चीज को समझना, केस बेस्ड स्टडी का मेरे को तुमको समझाने का काम था। वैसे मैं और भी फॉर्मेलिटीज जितना है वो भी करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा कुछ छूटे ना। ठीक है, ये भी तुम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कराना, क्योंकि मैं यार एज ए दोस्त तो हूँ, लेकिन एज ए टीचर, तो एज ए टीचर क्या दोस्त जो भी तुम मानते हो, मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैं पढ़ाने फील्ड में हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हारे लिए। मेरा मतलब ये कर्म बनता है कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या बोल सकते हैं हम, इन ट्रायंगल, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, कॉमन लिख देना आप इधर, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आप लिख देना, ये आपको पता है। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए बी इज सिमिलर टू, अरे भाई साहब सिमिलर तो अच्छे से लग जाए, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी, अरे दो बार ट्रायंगल, ट्रायंगल पी सी डी, ट्रायंगल पी सी डी बाय ए। मैं इधर बना नहीं दे रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। ठीक है, देन पी ए अपॉन पी सी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी बाय सी पी एस टी, बाय सी पी एस टी। आगे अगर हम बढ़े, पी ए कितना है भाई साहब? पी ए है 6, पी सी कितना है? पीसी कितना है? पीसी कितना है? पीसी कितना है? 14। ओके, पीसी है 14। ए बी हमको दिया है 3, हम निकाल चुके हैं। दिया है क्या? निकाल चुके हैं हम। सी डी हमको निकालना है। 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, सी डी निकल के आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर।
मीटर भाई साहब, तो CD निकल के आ गया अपने पास 7 मीटर। कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है इधर ही आपको करवा देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन बोला है भाई साहब, एरिया ऑफ होल एम्प्टी लैंड इज, एरिया ऑफ होल एम्प्टी लैंड इज। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन का जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जगह भी कम है और ऑप्शन का जरूरत नहीं है। बोला है कि होल एम्प्टी लैंड का एरिया क्या है। अब इधर हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इधर हमको बोला है हैज सम एम्प्टी स्पेस इन द शेप ऑफ ट्रायंगल PQR। जो ट्रायंगल PQR है वही तो है, होल एम्प्टी स्पेस है अपने पास, या होल एम्प्टी लैंड है अपने पास, तो उसी का ही अपने को एरिया निकालना है। तो होल एम्प्टी लैंड जो है या फिर शेप जो स्पेस जो है, वो स्पेस या फिर वो लैंड, वो जो शेप, वो कौन सा शेप है, PQR कौन सा शेप है, ट्रायंगल शेप है। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगा दो, क्योंकि हमको हाइट दिया है 15 मीटर, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक, अरे क्या लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस को मैं B लिख दे रहा हूँ स्मॉल b, हाइट को मैं h लिख दे रहा हूँ स्मॉल h, हाफ इंटू बेस क्या है भाई साहब, बेस है 12 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हो। हाइट आपको इधर दिया है 15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, मीटर, 15 मीटर। ठीक है, 2 6 जा और 16 इंटू 5 करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिखना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 90 मीटर स्क्वायर, क्या अपना आंसर सही है, बिल्कुल सही है। समझ गए, कोई टफ लेवल क्वेश्चन नहीं था। पहला सीबीक्यू, दो सीबीक्यू में आपको दो, वैसे सेकंड वाला सीबीक्यू ज्यादा कॉन्सेप्ट है, सीबीक्यू तो क्या ही मैं उसको मिक्स थोड़ा कर दिया हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस सीबीक्यू, ऐसा ही सीबीक्यू के बहाने में आपको कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा और सीबीक्यू भी कवर हो जाएगा। ऐसे आएंगे सीबीक्यू, ऐसे आएंगे केस बेस्ड स्टडी तुम्हारे एग्जाम में। इससे कोई भारी सवाल नहीं आने वाला, अगर आएगा भी थोड़ा बहुत भारी सवाल आएगा, मुझे पता है तुम संभाल लोगे, क्योंकि अगर तुम 4 लेक्चर देखा है और इन स्पेशल फोर्थ लेवल लेक्चर, पांचों में से जो 5 लेक्चर ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का है, फोर्थ लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 4 और सेकंड लेक्चर तुम देखा है, सब कुछ कर सकता है, तुम सब कुछ कर सकता है, तो इस लेक्चर का जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा तुझे इस लेक्चर का जरूरत नहीं है, अगर तुम 4 लेक्चर, फोर्थ लेवल लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंटली और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड लेवल लेक्चर देखा है तो ठीक। आगे बढ़ते हैं सेकंड सीबीक्यू पर। सेकंड सीबीक्यू में आप पहले आपके लिए राइट डाउन कर देता हूँ, उससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर आगे बढ़ता है सेकंड सीबीक्यू पर। ओके, मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक, ओके चलो जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ भाई साहब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, या तो एमसीक्यू में पूछे, या तो तुमको इसी केस बेस्ड फॉर्म में पूछ ले, कुछ भी फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन पूछता है। देखा है, मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन में पूछ 10, अगर 10 क्वेश्चन लेना तो उसमें 4 क्वेश्चन में ये होता है, 4 क्वेश्चन पेपर में ये होता है। ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन में एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जो कि है स्केल फैक्टर। अब ये स्केल फैक्टर क्या है, सिंपल बात, मैं इस क्वेश्चन से बस स्केल फैक्टर का ही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको। स्केल फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे उतरते हैं। सपोज 2 ट्रायंगल्स हैं और वो 2 ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होना बहुत जरूरी है। 2 ट्रायंगल्स हो, 2 स्क्वायर हो, दो कुछ भी हो, जैसे डस्टर रखा है, 2 डस्टर हो, ये कॉपी रखा है, 2 कॉपी हो, कॉपी पॉकेट कॉपी जो भी बोलते हैं, ये हो, कुछ भी हो, ये स्केल है, 2 स्केल हो, ये बोतल है, 2 बोतल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। बोतल के पानी पीने का याद आ गया मेरे को, ठीक, 1 मिनट। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक ट्रेन है, 2 ट्रेन हो, कुछ भी हो, बस सिमिलर होना चाहिए, 2 गाड़ी है, कुछ भी हो। अगर 2 चीज सिमिलर है भाई साहब, अगर 2 चीज सिमिलर है, यार देखो थोड़ा सा एनर्जी मेरे हिसाब से लो लग रहा हो, क्योंकि रात में लेक्चर ले रहा हूँ, ज्यादा से चिल्ला भी नहीं सकता, और मैं भी दिन भर काम कर रहा हूँ और लास्टली लेक्चर ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहता है मेरे हिसाब से। मैंने शायद 1-2 लेक्चर ही ऐसे लिए होंगे जिसमें मेरा थोड़ा सा लेक्चर में एनर्जी डाउन है, क्योंकि जो भी मैं रात को लेता हूँ थोड़ा सा डाउन ही रहता है, क्यों, और रात को मैंने शायद 1-2 लेक्चर ही मतलब लेट नाइट में लिया होगा, तो ये उसमें से एक है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, बट समझाने के मैं आपको 100% ट्राई करूँ, समझाने में कोई इशू नहीं आएगा आपको, समझने में कोई इशू नहीं आएगा आपको,
लेकिन हाँ थोड़ा सा जो बोलना जोर से जो थोड़ा सा ये वो आप समझ सकते हो एनर्जेटिक, वो शायद थोड़ा सा, लेकिन मैं ट्राई बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे कि स्केल फैक्टर क्या होता है, कोई भी दो सिमिलर चीजें उनका रेशियो स्केल फैक्टर होता है। कहने का मतलब सपोज ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैं आपको ले रहा हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है भाई साहब, तो इसका जो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन ए सी अपॉन पी आर, ये जो होता है, ये जो रेशियो है, इसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं भाई साहब। ए बी अपॉन पी क्यू स्केल फैक्टर है, बी सी अपॉन क्यू आर स्केल फैक्टर है, क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर स्केल फैक्टर है, ए सी अपॉन पी आर स्केल फैक्टर है। रेशियो को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? रेशियो को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। समझ में आएगा स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर कुछ नहीं, बस दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का रेशियो इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। इधर एक ट्रेन का बात क्या है, क्या बात क्या है देखते हैं। If someone clicked a picture of a standing or rest train in a railway station showing the side view of a train engine, मतलब कोई बंदा गया, सपोज तू गया या फिर मैं गया स्टेशन में, और एक खड़ी ट्रेन थी, उसका मैंने फोटो खींचा साइड से, साइड व्यू, मतलब ट्रेन इंजन होता है ना साइड में, तो साइड व्यू सपोज ऐसा कुछ होगा इमेज, तुम अगर सोच लो तो ट्रेन ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ सोच लो तुम, ऐसा कुछ, ठीक है, इधर थोड़ा सा ये शीशा विशा, ठीक है, इधर गेट वेट, ठीक है, इधर ऐसा कुछ थोड़ा सा, इधर गेट वेट, ऐसा ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है ना भाई साहब, मेरे को पता, मैं मेरा ड्राइंग बहुत भाई ये क्या मेरा ड्राइंग बहुत भाई आता है भाई समझ लो कुछ ऐसा ट्रेन होगा, ठीक है, साइड से फोटो खींचा गया है ऐसा। भाई साहब ड्राइंग पे मत जाना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे ड्राइंग पे मत जाना भाई साहब, मैं बहुत भाई ड्राइंग बनाता हूँ बहुत, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्केल फैक्टर इज 1:200। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन का और इस कॉन्सेप्ट सिखाने का मेरा जो मोटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 1:200 इसका स्केल फैक्टर है। 1:200 इसका स्केल फैक्टर कहने का मतलब, एक तो एक्चुअल में इस केस के आंसर समझो, एक एक्चुअल में ट्रेन होगा, और एक जो फोटो क्लिक किए हैं हम, जो पिक्चर है हमारे पास, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एक फोटोग्राफ में ट्रेन है, सेम ट्रेन है, वही ट्रेन का हम फोटोग्राफ लिए हैं और वही ट्रेन हमारा सामने है। तो वो ट्रेन और जो पिक्चर में ट्रेन है, वो पिक्चर वाला ट्रेन और असली वाला ट्रेन दोनों सिमिलर तो है भाई, सेम ही तो ना, सिमिलर तो है, ठीक है। तो अगर फोटो में, सपोज अगर फोटो में ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो ऊपर वाला लेंथ है, ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हुआ, तो एक्चुअल में वो जो ऊपर वाला लेंथ होगा, जिस लेंथ का हम फोटो में बात कर रहे हैं, वो 200 सेंटीमीटर होगा। इसका कहने का मतलब यही है, 1:200 का कहने का मतलब यही है। अगर फोटो में कुछ 1 सेंटीमीटर है, तो ट्रेन एक्चुअली वो 200 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में सब कुछ हाँ सेंटीमीटर में, मीटर में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर आप मान के चलो, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मान के चलो, या सेंटीमीटर ही, ठीक है। तो 1 सेंट फोटो में कुछ अगर 1 सेंटीमीटर है, कोई विड्थ है, कोई लेंथ है, कुछ भी है, फोटो में 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में 200 सेंटीमीटर, दैट इज इधर बोल रहा है, और वही चीज इधर लिखा भी है, दिस मींस दैट अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर ऑन द पिक्चर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल इंजन, ठीक है, इंजन का हो कुछ भी हो, ठीक है, इंजन का हो, ट्रेन का विड्थ का हो, लेंथ का हो, कुछ भी हो। द स्केल कैन ऑल्सो बी रिटन द रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। समझ में आ गया? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है, ओके। मतलब ये कहना चाह रहे थे, द स्केल कैन बी ऑल्सो रिटन एज द रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स, मतलब 2 लेंथ्स का रेशियो, हम रेशियो को भी हम स्केल फैक्टर लिख सकते हैं। वैसे भी इतना डीप में तुम्हारा आने वाला है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चल नहीं रहा क्या वैसे भी। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, इधर हमारा मॉडल क्या है, ट्रेन। अगर ट्रेन का जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर है भाई साहब, देन फाइंड द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द पिक्चर अबव। अबव मतलब इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा दो, ओके, कुछ नहीं इधर, ठीक है। इन द पिक्चर इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज्ड टू कनेक्ट, सिंपल समझो। ये बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ जो हम लिए हैं या फिर जो पिक्चर हम उठाए हैं, वो पिक्चर में ट्रेन का जो लेंथ है, वो लेंथ है 11 सेंटीमीटर भाई साहब। एक्चुअल में उसका लेंथ कितना होगा भाई साहब? अगर 1 सेंटीमीटर, अगर फोटो में 1 सेंटीमीटर है और एक्चुअल में ट्रेन का जो मेजरमेंट है वो 200 सेंटीमीटर है एक्चुअल में,
एक्चुअल में भाई साहब, एक्चुअल में, ठीक है। ये फोटोग्राफ का है, ये एक्चुअल है, ये फोटोग्राफ है या फिर पिक्चर है। अगर पिक्चर में 1 सेंटीमीटर तो एक्चुअल में 200 सेंटीमीटर, तो भाई साहब कोई भी हो, लेंथ हो, विड्थ हो, कुछ भी, मैंने बोला ना, लेंथ हो, विड्थ हो, इंजन का एक्चुअल लेंथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर मॉडल का लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में कितना होगा? 11 इंटू 200, 11 इंटू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर, और 22 मीटर भी तुम लिख सकते हो भाई साहब, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये चल रहा है ठीक से? हाँ, समझ में आ गया? सिंपल। 1 सेंटीमीटर पिक्चर में, 200 सेंटीमीटर एक्चुअल में। इधर सेम चीज बोला कि 11 सेंटीमीटर पिक्चर में, तो एक्चुअल में कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिख सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख तो सकते हैं, इधर लिख तो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इधर, आपको मैं इधर ही करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इधर ही करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। व्हाट इज टू एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर? व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ, द को मैं 2 लिख दिया मुझे। व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर? What is the actual width of the door if the width of the door is, if the, भाई साहब मेरा अंग्रेजी इतना सही नहीं है, वैसे मैं क्वेश्चन मतलब 20-30% खुद ही बनाया हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अनअवेलेबल था, ठीक है। इफ द width कहाँ गया? इफ द width of the, तो मेरा अंग्रेजी थोड़ा ठीक ठीक है, तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो देख लेना। इन पिक्चर इज 0.35 सेंटीमीटर। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। क्वेश्चन मार्क इधर, क्या हो गया? हाय, क्या हो गया? ये 0.35 सेंटीमीटर, ठीक, समझ गया? समझ गया? क्वेश्चन कुछ नहीं, सेम चीज है। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो इधर से। व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर? मैंने बोला लेंथ हो, विड्थ हो, कुछ भी हो, इधर वही बोला है एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर क्या है। अगर विड्थ ऑफ द डोर पिक्चर में 0.35 सेंटीमीटर है तो वही सेम चीज अगर 1 सेंटीमीटर पिक्चर में है तो भाई साहब एक्चुअल में कितना हो रहा है? 200 सेंटीमीटर। तो अगर पिक्चर में 0.35 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में क्या होगा? चाहे वो कुछ भी हो, इधर जैसे ये विड्थ है, ठीक है, इधर विड्थ है और इधर आप लेंथ लिख दो। ऐसा मत करके आ जाना भाई साहब, हाफ मार्क काट देते टीचर, अगर 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन हो, हाफ मार्क काट दे भाई। फॉर्मली लिख के आना, तुमको फॉर्मली पता है कैसा लिखना है। इफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इन एक्चुअल, ठीक है, इन पिक्चर 1 सेंटीमीटर, देन 11 सेंटीमीटर विल बी 11 इंटू 200 सेंटीमीटर इन एक्चुअल। मैं बस इधर तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा मत तुम ऐसा ही लिख के मतलब एरो मार्क दे के लिख के आ जाओ। मतलब मार्क मिलेगा, मैक्सिमम मार्क मिल जाएगा, लेकिन हाँ आधा 1 मार्क काट सकता है, ठीक है, ठीक है। तो 200 इंटू 0.35 सेंटीमीटर, तो ये कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा 70, हाँ 70 सेंटीमीटर आई थिंक। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। 70 सेंटीमीटर क्या? हाँ 70 सेंटीमीटर भाई साहब। समझ में आ गया? स्केल फैक्टर समझ में? बस इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता था। स्केल फैक्टर सिमिलर जो रेशियो होता है, जो साइड्स का रेशियो, लेंथ का रेशियो, मतलब दो चीजों का कोई भी पार्ट का रेशियो जो होता है उसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। दैट्स इट। और लास्ट लाइन जो इधर लिखा था, आप रिटर्न एज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, कोई भी दो लेंथ्स को भी रेशियो, कोई दो लेंथ्स का रेशियो को भी स्केल फैक्टर बोल सकते हो। अब बढ़ते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट पर, जो कि आपको सिखाना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेता है और कोई भी क्वेश्चन में रिलेट करके पूछ लेता है, जिसमें डाटा सफिशिएंट नहीं दिया रहा, तो वैसे आपको पता चल जाएगा मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक। ओके ओके, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। छोटा सा क्लास है, मैंने बोला था चिल होकर बैठना है, ये कोई इतना भारी क्लास नहीं है, ठीक है। ओके चलो जी, चलो जी, चलो
यार मैं ब्लैक में कर लूँ क्या, क्योंकि मतलब पॉइंट क्या है ना, ब्लू तो अच्छा नहीं चल रहा तो लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो ब्लैक में ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। ठीक है, ब्लैक में ही कर लेते हैं। अच्छा, स्केल फैक्टर बढ़ गया। ओके, अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 पॉइंट। चलो इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चार चार बताऊंगा, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। इंपॉर्टेंट देख लो क्या है। सपोज मैं बोलूं कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जैसे कि मैं इधर बोल दिया ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है भाई साहब, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो मीडियन होगा, क्या बोला मैंने, इनका जो मीडियन होगा, मीडियन मतलब जो जिसपे गिर रहा है लाइन, वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अगर मैं इसको डी बोल दूं, अगर मैं इसको ओ बोल दूं, बी डी इक्वल टू सी डी हो जाता है और क्यू ओ इक्वल टू ओ आर हो जाता है। ठीक है, ये है क्या है, मीडियन। ये है क्या, ये क्या है, ये है मीडियन भाई साहब, ये है मीडियन। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, बोल रहा हूं, ठीक है, if triangle ABC is similar to triangle PQR, अगर सिमिलर है देन, अगर सिमिलर है याद रखना, अगर सिमिलर है देन इनका जो रेशियो रहता है, देन इनका जो रेशियो रहता है जो AB अपॉन PQ, ठीक है, जो सिमिलर होने पर जो रेशियो रहता है बाई CPST, ठीक है, इस AB अपॉन PQ का क्या, हाँ, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, तो ये रेशियो बराबर होगा, ये रेशियो बराबर होगा, ये रेशियो बराबर होगा मीडियन का भी रेशियो का। मतलब इधर मीडियन है AD अपॉन PQ, AD अपॉन PQ नहीं PO। ठीक है, ये चीज, ये क्या है, मीडियन का रेशियो, ये आप लिखना जरूरत है, ये क्या है, मीडियन का रेशियो। ठीक, क्योंकि हमको और भी कॉन्सेप्ट बनना है तो उधर जगह। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर भाई साहब ये 2:3 है, AB अपॉन PQ 2:3 है, तो AD अपॉन PO भी 2:3 होगा। अगर BC अपॉन QR 4:9 है, तो ये भी 4:9, ये भी 4:9, मतलब मीडियन का रेशियो भी 4:9 होगा। सिंपल, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका मीडियन, उनका मीडियन का रेशियो भी उनका साइड्स का रेशियो का बराबर होगा। दैट्स इट, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सेम चीज, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है भाई साहब, अगर मैं बोलूं कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये इसको मैं एबीसी बोल दिया, सेम चीज बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैं एबीसी बोल दिया, इसको मैं पीक्यूआर बोल दिया, वही एबीसी पीक्यूआर पकड़े ही चलेंगे। अगर दो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज में मान लिया एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तो उनका जो ऑल्टीट्यूड होता है भाई साहब, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री पे जो गिरता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री पे गिरता है, ये और ये, क्या हम इसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। जो इसका ऑल्टीट्यूड होता है, जो इसका ऑल्टीट्यूड होता है वो भी इनका साइड्स का रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, then AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to, इसको हम D बोल देते हैं, इसको हम O बोल देते हैं, AD upon PO। क्या बात समझ में आया। पहला चीज हम क्या पढ़े भाई साहब, पहला चीज क्या पढ़ा है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसका मीडियन का रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा और उसका ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इधर देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट इधर देखो भाई साहब, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेम चीज। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, वही मैं बोलूंगा ABC, ठीक है, PQR, अगर ये दो ट्रायंगल मान ले सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो का बराबर होगा। भाई तो चल रहा है ना, हाँ। एंगल बाइसेक्टर बोले तो जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब BAD इक्वल टू DAC, समझ में आ गया, जो एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो उनका, हाँ, उनका रेशियो भी साइड्स का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, then
then AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR equal to AD upon PO equal to AD upon PO। सिंपल। अभी तक समझ में क्या आया भाई साहब? अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो के बराबर होगा, मीडियन का रेशियो के बराबर होगा और अल्टीट्यूड का रेशियो का बराबर होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट इसी पर ही है। और ये इन चारों के कॉन्सेप्ट से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तीन आए ना आए लेकिन ये आता है भाई साहब, ये एक मार्क में आता है, लिख के ले लो, ये एक मार्क में आता है, ये एक मार्क में आता है, ये तीन आए ना आए, ये एक मार्क में आता है। अभी तो बताने वाला हूं, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई साहब, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं, सपोज ये ए बी सी पी क्यू आर, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं और वो सिमिलर हैं तो इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो भाई साहब इस बार क्या होगा? इस बार इन दोनों का पेरीमीटर जो होगा उनका रेशियो बराबर होगा। किनका? साइड्स का रेशियो का। देन तुमको पता ही है, देन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, आई थिंक तुमको दिख रहा होगा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, इस बार क्या? पेरीमीटर ऑफ, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, समझ लेना, मेरे पास जगह कम है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब इन चारों का कॉन्सेप्ट में से। क्या हम चार कॉन्सेप्ट पढ़े? अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर, ऑल्टीट्यूड का रेशियो के बराबर, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो के बराबर। मैंने आपको इधर लिखाया नहीं, अच्छा इधर लिखा देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो के बराबर, एंगल बाइसेक्टर भाई साहब, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो के बराबर। और एक बार फ्लोट हो गया। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो मीडियंस का रेशियो के बराबर, ऑल्टीट्यूड का रेशियो के बराबर, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो के बराबर और उन दोनों का पेरीमीटर का भी रेशियो के बराबर होगा। भाई साहब यही कॉन्सेप्ट है जो था, और कुछ नहीं है। चैप्टर खत्म भाई साहब। अब आपको क्या करना है? लेक्चर खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक, सब कुछ खत्म, ट्रायंगल डन। अगर 5 लेक्चर डन, ट्रायंगल खत्म, डन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिनमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सीबीएसई भी घुमा फिरा के लिमिटेड ही पूछता है भाई साहब। सीबीएसई कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो एनसीईआरटी में है या फिर जो एनसीईआरटी के रिलेटेड बुक्स है, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा तगड़ा है, वही पूछेगा। मतलब जब आउट ऑफ मतलब चीजें जाकर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ रेफरेंस बुक जाके पूछ लेता है, वैसा कुछ नहीं पूछेगा। ट्रायंगल जैसे चैप्टर्स में या फिर ट्रायंगल चैप्टर में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछेगा। बुक्स में मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेना, लेक्चर के क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर लेना, मेनली सेकंड लेक्चर और फोर्थ लेवल लेक्चर का क्वेश्चंस को और एक बार रिपीट कर लेना। सीबीक्यू ज्यादातर प्रैक्टिस करने का, अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना अगर हो पाया तो। इसका आरडी शर्मा बिल्कुल करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम रेगुलरिटी एक पकड़ के हर एक चैप्टर कर रहा हो तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि हाँ कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट तो आरडी शर्मा कर दो, ट्रायंगल्स का जरूरत नहीं है जरूरत, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन से ही पूछेंगे। क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुमको ऐसा कोई वीडियो चाहिए जिसमें मैं बता दूं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज ऐसा कोई वीडियो चाहिए तुम बता दो, मैं डिमांड करोगे मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही चीज करना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो कहाँ लिखो थैंक यू, उधर लिखता हूँ। अरे यार ये चलता ही नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो फिर कभी मिलता है अगला लेक्चर पर। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।